पहले भाग में, समास के पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है और समास के भेदों को जान चुके हैं, जिसमें से कौन से भेद को हम जाने हैं, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। इन दोनों में अंतर भी जान गए। कोई ऐसे शब्द जिसमें हमें कंफ्यूजन हो तो हमने जो ट्रिक्स की थी, ठीक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसमें अंतर करना जान सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे के भाग, यानी ये पहला और दूसरा दो भेद हो गया है। आज हम जो करेंगे वो है तीसरा भेद। कौन सा भेद है, समास का तीसरा भेद, ठीक है। तो समास के तीसरे भेद के लिए सबसे पहले देखना है उसका नाम। जैसे मान लीजिए द्वंद्व, द्व एक समास और दूसरे का नाम है द्विगु। इसमें कॉमन बात क्या है, द्व वर्ड दिख रहा है। तो ऐसे को आप समझकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा समास है। इसको समझाने की और दोनों में अंतर की मैं ट्रिक बताऊंगी। उसके बाद में बताऊंगी मैं दो और, जो कि है कर्मधारय समास या कर्मधारय समास, और चौथा है उसके बाद का बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में अंतर हो सकता है, इनमें अंतर हो सकता है। तो ये सिर्फ खेल है। उस समास विग्रह जब हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पहचान जाएंगे कि कौन सा इसमें भेद आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु में आप कॉमन चीज देख रहे हैं द्व, यानी एक ऐसा शब्द जो सेम दोबारा रिपीट हो रहा है, या कहें दोनों जोड़ीदार हैं। क्या है, दोनों जोड़ीदार हैं, यानी युग्म शब्द बने हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों विपरीत है, विलोम शब्द। क्या कह सकते हैं, दोनों विपरीत है। लिंग भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे युग्म शब्द में देखते हैं माता, ठीक है, तो क्या बन जाएगा जोड़ीदार है पिता। विलोम शब्द जैसे लिखते हैं रात, तो विलोम क्या है, दिन, ठीक है। और लिंग के अनुसार देखें तो बेटा, बेटी, ओके। तो हमने क्या क्या देखना है, वो जोड़ीदार हो सकते हैं, वो विलोम शब्द हो सकते हैं, वो लिंग के अनुसार दोनों विपरीत हो सकते हैं और दोनों समान भी हो सकते हैं, एक जैसे दिखने वाले। जैसे मान लीजिए अन्न, जल, दोनों ही खाने पोषण के लिए है, भरण पोषण के लिए, तो अन्न जल। तो समान भाव का भी बोध कराते हैं। तो आपको ये जो ट्रिक मैं समझा रही हूँ किसके लिए है, ये है किसके लिए, द्वंद्व समास के लिए। किसके लिए, द्वंद्व समास के लिए। तो आपको क्या देखना है, द्वंद्व समास में दोनों सेम है, तो ये दोनों ही जोड़ीदार होंगे, पहली चीज। दूसरा, दोनों विलोम शब्द हो सकते हैं, ये दोनों लिंग के अनुसार देख सकते हैं और दोनों समान भाव का बोध करा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ये किसकी है, द्वंद्व समास की। इसकी पहचान कैसे करोगे कि पहला पद और दूसरा पद, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। क्या आएगा, योजक चिन्ह, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। ये वाला जो न बना है ये आधा है, ये योजक चिन्ह के जैसा दिख रहा है। तो जैसा ये देख रहा है वैसा ही वो शब्द हमें दिखाई देगा। अगर इसका समस्त पद बनाना चाहे, क्या बनाना चाहिए, समस्त पद। तो समस्त पद बनाने के लिए क्या हो जाएगा, देखो माता पिता का माता और पिता, ठीक है, योजक चिन्ह हटाया और क्या लगाया, और। दिन रात का दिन और रात, बाकी सेम एज इट इज, बस योजक चिन्ह की जगह हम और लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब विलोम वाले होते हैं, तो वहां पर हम और नहीं लगाते, वहां पर हम लेकिन लगाते हैं या फिर किंतु लगाते हैं, ठीक है। विपरीत होते हैं इसलिए, और एक जैसे होते हैं तो वहां पर हम और लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग उस योजक चिन्ह के स्थान पे करते हैं। तो पहचान जाओगे वो कौन सा हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ओके। अब इसी का विपरीत हम देखते हैं द्विगु समास। क्या देखते हैं, द्विगु समास। इसमें देखिएगा, इसमें क्या चीज है, मेन बात, ये जो वर्ड आप देख रहे हो क्या है, द्वि। क्या है, द्वि। द्वि मतलब दो, तो दो किस में आता है, संख्यावाची। किस में आता है, संख्यावाची, यानी संख्या का बोध कराता है। क्लियर। अब ग्रुप से क्या बनता है, ग्रुप से क्या बनता है, समूह बनता है, ठीक है। तो इसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा वो समूह का बोध कराएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है त्रि,
तीन। और मूल शब्द देखते हैं समूह। किसका समूह? नेत्र का समूह। किसका समूह? नेत्र का समूह। तो क्या बन जाएगा? तीन नेत्रों का समूह, यानी जिसके तीन आंखें हैं। आप बता सकते हैं जब हम इस तरह से विग्रह करें कि तीन नेत्रों का समूह, विग्रह का करने का तरीका सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट। तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह, ये अगर आपने विग्रह किया, ये दोनों पहला पद दूसरा पद यहाँ आ गया, तो ये किसमें होगा विग्रह? द्विगु में होगा। पहचान कैसे है? पहला शब्द संख्यावाची होगा। पहचान क्या है? पहला शब्द संख्यावाची। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही तरीका है पढ़ने का, समझाने का और ट्रिक के तौर पर। और इसका विग्रह करोगे तो का समूह या का समाहार, समाहार भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? द्विगु समास में आ जाएगा। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास, इसके अंदर चीज देखना, ये दो जो शब्द है जिसमें पहला पद और दूसरा पद, एक होगा विशेषण, क्या होगा? विशेषण योग, और दूसरा क्या होगा? विशेष्य योग। क्या होगा? विशेष्य योग। तो एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, यानी एक उसका उपमान है और एक है उपमेय। ये इसका निक नेम समझ लो, या तो नाम दे दो विशेषण विशेष्य, या दे दो उपमान और उपमेय। तो दो पद हैं, दोनों पद में से एक तो विशेषण बनेगा तो दूसरा विशेष्य बनेगा। मान लीजिए लिखा हो कि जैसे कोई शब्द है जिसको हम एक विशेषण विशेष्य बनाते हैं। एक है कमल, क्या है? कमल। और एक है नयन, नयन मतलब आंखें। ठीक है, ये नयन कैसे है? कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान। तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे क्या? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो के समान हम बीच में लगाकर इसका विग्रह कर देंगे। तो कमल नयन, समस्त पद क्या है? कमल नयन, ये मूल शब्द है, ये समस्त पद है। इसका विग्रह किया तो कमल के समान नयन, तो बीच में क्या लगा? के समान। अब इसकी ट्रिक क्या है कि कर्मधारय समास में एक विशेषण विशेष्य होगा और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी विशेषता बताना है। किसकी बता रहा है? नयन की बता रहा है। तो नयन कैसे है? कमल के समान है। कमल उसकी विशेषता, और किसकी विशेषता? नयन की। तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। क्लियर? अब यहाँ पर कभी कभी हम क्या लगा देते हैं? रूपी लगा देते हैं। ये ट्रिक में आप नोट कर लो, के समान, रूपी, जैसे, जैसे, इस तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस में करेंगे? हम किस में करेंगे? कर्मधारय समास में। किस में करेंगे? कर्मधारय समास में। अब बहुब्रीहि की बात करते हैं। बहुब्रीहि के अंदर क्या होगा? बहुब्रीहि के अंदर आएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखो ना, तो इसमें तो ना दोनों ही पद के होते हैं। इसमें पहला पद भी नहीं होगा प्रधान, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होगा, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, यानी तीसरे पद को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जैसे किसी का भी नाम, मान लीजिए हमने द्विगु समास में क्या देखा था? तीन है नेत्र जिसके, तीन आंखों वाला ना, क्या देखा था? तीन आंखों वाला। जैसे तो मान लीजिए किसी की तीन आंखें हैं तो त्रिनेत्र हो गया, त्रिनेत्र वर्ड था ना जो द्विगु समास में देखा था। तीन नेत्रों का समूह, ये वाला द्विगु समास में था। लेकिन अगर बहुब्रीहि में बनाना हो इसी वर्ड को, किसको? त्रिनेत्र को ही इसमें बनाना है तो क्या करेंगे? तीन नेत्र, नेत्र। अब विग्रह करते समय बीच में क्या लगाए? तीन नेत्र है जिसके, जिसके, फिर क्या करेंगे हम? ब्रैकेट में लिख देंगे या अर्थात लिख देंगे। कौन? जो पर्सन विश्व में एक ही नाम से जाने जाते हैं। नाम लेते ही एक यूनिक पर्सन सामने आता है। जैसे तीन नेत्र वाले कौन होते हैं? शिव, शिव जी, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर कौन प्रधान है? ना तो तीन प्रधान है ना नेत्र प्रधान है, यहाँ पर शिव जी प्रधान है। इसीलिए हम इसको तीसरा, जिसका अन्य पद प्रधान हो, किसमें होगा अन्य पद प्रधान? बहुब्रीहि समास में होगा। इसलिए हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा इसमें।
किसमें आएगा? लास्ट में। और कर्मधारय में हम लगा सकते हैं जो, ये वाली ट्रिक, पहला शब्द और अंतिम शब्द, ठीक है, पूर्व और उत्तर पद, बीच में है जो लगता है, लेकिन बहुब्रीहि में लास्ट में लगेगा है जिसके। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है? ये बहुब्रीहि समास का अंतर है। और जब अगर विग्रह करते द्विगु समास का अंतर समझो, जिसमें 3 नेत्रों का समूह बन जाए तो द्विगु समास, और 3 जैसे मान लीजिए ये है 1 शूल, 2 शूल, 3 शूल, 3 शूलों का समाहार तो बनेगा द्विगु समास, ठीक है। 3 शूल है जिसके, अर्थात त्रिशूल, त्रिशूल किसका? सिद्धि का। या मान लीजिए वीणा पाठ, वीणा है, वीणा हाथ में है जिसके, अर्थात वीणा कौन बजाती है? अर्थात सरस्वती, है ना। चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ में जिसके, मतलब कौन चक्र चलाते हैं? विष्णु भगवान। तो आपको ऐसे रखना याद, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होगा। आई होप समास आज आपको क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप अपनी बुक से एक बार जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको पढ़ोगे जब भी समझ में आएगा कि आपको ये क्लास कितने समझ में आई है। अगर आप रीड नहीं करोगे, पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर जो भी पढ़ाया है, जो भी ट्रिक समझाई है, वो बेकार चली जाएगी, वो फिर याद नहीं रहेगी। इसका रिटन प्रैक्टिस और रीडिंग ये बहुत ज़रूरी है। ये कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली इनमें से कोई भी सवाल आए आप उसको गलत नहीं करोगे, और इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन में ही कोई ना कोई आंसर राइट छुपा हुआ है, बस आपको उसमें से देख कर निकालना है। तो 3 तरह के प्रश्न पूछेंगे, या तो भेद बताओ, या विग्रह बताओ, या फिर उसका समास विग्रह करो, या समस्त पद बताओ। जैसे ये समस्त पद बनाया तो समस्त पद बनाओ, या विग्रह करके बनाओ, ऐसे 2 हो गया, या भेद का नाम बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। फिर देखते हैं हम रिवीजन के लिए नया टॉपिक, उसके लिए भी बने रहना। कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।